अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लोहार में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जनाब हस्ती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी इस वक्त जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन गैप के हवाले से कि ये होता क्या है और बिलखसूस उम्र में फ़र्क की वजह से जो बच्चे और वालिदैन में गुफ्तगू के मसाइल होते हैं उनके बारे में कि उनको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे समझा जाए ताकि मसाइल का सामना ना हो। देखिए, जहाँ वालिदैन और बच्चों की एज में गैप तकरीबन 40 साल या इससे ज़्यादा का हो तो बच्चों को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। ना सिर्फ बच्चों को बल्कि वालिदैन के लिए भी ये चीज़ परेशानी का बाइस बन रही होती है। किसी को समझ ही नहीं आती कि घर में क्या चल रहा है। और जाहिर सी बात यह है कि बदलते वक्त के साथ हर आने वाली जनरेशन का जो माइंडसेट होता है वो चेंज हो रहा होता है, लेकिन उमूमन वालिदैन इस गैप को समझने से कासिर होते हैं और यही वजह बनती है कि उनके दरमियान दूरी इख्तियार हो जाती है। और इस मामले में पहली चीज़ जो दोनों को समझनी चाहिए वो ये है कि हर शख्स अपने वक्त के मुताबिक होता है और दिहाइयों का फ़र्क इस एतबार से बहुत बड़ा फ़र्क होता है। यूँ तो चंद साल का फ़र्क भी दो लोगों के नज़रियात, तवक्कुआत और आदात में साफ ज़ाहिर हो रहा होता है। इसलिए वालिदैन और बच्चों दोनों को ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि ये फ़र्क मौजूद है और हर एक को ये स्पेस देनी चाहिए कि वो इसमें रहकर ग्रो कर सके। अब कुछ चीज़ें हैं उम्र के फ़र्क की वजह से हैं, तो कुछ उनके मुख्तलिफ़ किस्म के तजुर्बात की वजह से होते हैं। वालिदैन चूँकि अपने ज़माने में उस तरह की टेक्नोलॉजीज़ वाली दुनिया को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होते हैं जो आज की जनरेशन एक्सपीरियंस कर रही है, तो इस फ़र्क को तस्लीम करना नागुज़ीर है। दूसरी चीज़ ये कि बच्चों को ये समझना चाहिए कि वो अपने बुज़ुर्ग वालिदैन के साथ एक बहुत रिच किस्म की ज़िंदगी गुजार सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तजुर्बाकार है, उनके पास ज़िंदगी का तजुर्बा है। वजह है कि इसके चैलेंजेस भी हैं, मगर एक दफ़ा रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और हार्मनी डेवलप हो जाए ना तो ये किसी भी नेमत से कम नहीं होती है। एहतराम का पहलू इसमें बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि यही डिफ़ाइन करता है कि हम दूसरों के साथ किस किस्म की मैनरिज्म रखते हैं। इसके अलावा आप जब भी बात करें तो कोशिश करें कि बहुत ओपन एंड ऑनेस्ट किस्म की गुफ्तगू करें जिसमें ये खौफ ना हो सामने वाला मुझे कैसे जज करेगा, क्योंकि अगर जजमेंट का पहलू आ गया ना तो बातचीत पर फिर वही फुल स्टॉप लग जाएगा। वैसे भी ईमानदारी दानिशमंदी का पहला बाब है। फिर कोशिश करें कि एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर सुने ताकि बेहतर तरीके से समझ सके, बच्चे वालिदैन को और वालिदैन बच्चों को समझ सके। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो सुनते ही इसलिए है कि वो जवाब दे सके, ना कि उस चीज़ को समझ सके। तो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है जिससे आपको बचना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। दूसरा ये कि इससे आपके अंदर एक फ़हम पैदा होगा, आपको पता चलेगा कि मेरे वालिद साहब जो बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। इससे आप ऐसी ऐसी बातें भी समझना शुरू हो जाएंगे जो कहीं नहीं जा रही होती है, लेकिन कहने वाला कहना ज़रूर चाह रहा होता है। और यही मेरा ख़्याल में कम्युनिकेशन की एक कह ले के पैकिंग भी होती है, या उसका कह सकते हैं कि उसकी पीक होती है कि आप सामने वाले की बात मुकम्मल होने से पहले ही उसका सारा मतलब एग्जैक्ट तौर पर समझ लें। फिर कोशिश करें कि टेक्नोलॉजी का जो है ना मुस्बत इस्तेमाल करें। ये ना हो कि आप उसकी वजह से दूर होते चले जाएं बल्कि एक दूसरे के मज़ीद करीब हों। आखिरी और बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि आप अपने ज़माने की कहानियाँ एक दूसरे को बताएं और अपने रंग में बताएं। आपको याद होगा कि हमारी नानियाँ दादियाँ बचपन में हमें किस्से कहानियाँ सुनाया करती थी और बिल्कुल इसी तरह आज के दौर में भी हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। वैसे भी हमारी शफ़क़त और उसे बरकरार रहना चाहिए इस दौर में भी। बिलखसूस कम्युनिकेशन गैप को कम करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती हैं। एक बेहतरीन टूल के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप इन सारी बातों को समझ लेना तो आपके ये मसले दूर हो जाएंगे और घर में एक खुशहाल सा माहौल भी पैदा हो जाएगा। तो ये कम्युनिकेशन गैप कहना कि सिर्फ हमारा जो गैप बहुत ज़्यादा है, एज गैप बहुत ज़्यादा है हमारे वालिदैन में और हम में, इस वजह से हमारा कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे होते हैं। आपकी समझने वाली पर्सनालिटी नहीं डेवलप हुई भी होती। जब आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर लेंगे, जब आप एक दूसरे को समझना शुरू कर देंगे तो हर चीज़
जो है वो हल होना शुरू हो जाती है, वो जो गैप है वो कम होना शुरू हो जाता है। और जब आप एक दूसरे को समझेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, बात ही नहीं करेंगे, गुफ्तगू नहीं करेंगे, मसलों के ऊपर जो है एक दूसरे से कम्युनिकेशन ही नहीं करेंगे, तो वो जो गैप है वो तो बढ़ता ही जाएगा ना, वो तो कम तो नहीं होगा। फिर आप दूर से दूर होते जाएंगे, आप करीब तो नहीं आएंगे। तो इसलिए कम्युनिकेशन गैप को कम करना चाहिए। आप थोड़ा उन्हें बताएं, उनको एक्सपोजर दें कि अब हमारी जनरेशन ये चीज़ें कर रही है, हमारे वालिदैन हमें बता सकते हैं कि जब हम आपकी एज में थे, हमारे वक्त में ये चीज़ें थी जो अब हमें नज़र आ रही हैं, तब हमें ये मैसर नहीं थी। तो इस तरह इस गैप को कम किया जा सकता है। ये नहीं है कि इसको कम नहीं किया जा सकता। अगर आपके अंदर विल पावर है, अगर आपको कुछ करने की आपके अंदर विल हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आज का पैगाम था कम्युनिकेशन गैप के हवाले से। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के हवाले से, क्योंकि आज वो दिन मनाया जा रहा है, आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। तो ख़ास तौर पर हमने लाहौर की बढ़ती हुई आबादी के हवाले से बात करनी है, क्योंकि हम लाहौर में बैठे हुए हैं। वैसे तो पूरे पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, लेकिन बिलखसूस लाहौर की आबादी के हवाले से बात करेंगे, लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करेंगे कि क्या जितनी आबादी बढ़ती जा रही है उसका बोझ हमारे लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर उठा पा रहा है या नहीं उठा पा रहा है। ये किस तरह के इक़दाम हमें मज़ीद करने चाहिए अपनी पॉपुलेशन के हवाले से, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, या लिविंग स्टाइल को बेहतर करने के हवाले से। इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए मोहम्मद नईम साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, अर्बन डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट हैं। नईम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। नईम साहब, आज क्योंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जा रहा है, तो इस डे को मनाने का मकसद क्या है, इसका मोटो इस साल का क्या रखा गया है? थैंक यू सो मच। सो बेसिकली देखें, लाहौर एक बहुत कदीम शहर है, 1000 साल से भी पहले बात किया गया, लेकिन अब जो उसकी सिचुएशन है बढ़ते बढ़ते ये जो हदूद में फैल गया सारा, राइट लेफ्ट कसूर, तो इसकी वजह से जो लोगों के मसाइल, आपने एक बड़ा अच्छा टॉपिक है कम्युनिकेशन गैप। अब लोग यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं रहने के लिए, स्लम्स में रह रहे हैं, उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, 2-2 3-3 जॉब्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और बाहर की ट्रैफिक और कंजेशन और इन्वायरमेंट, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, सो उसकी वजह से भी एक बड़ा फैक्टर है कम्युनिकेशन गैप का। तो आपने बात की कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जा रहा है, तो इसमें ये एक हमारे पास एक डे है जिसमें हम रिव्यू करें कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। पाकिस्तान इस लिहाज से एक बड़ा पोटेंशियल कंट्री है कि हमारे पास यंगस्टर्स 40% जो है 15 ईयर्स की एज के, तो ये एक बहुत बड़ा एसिड है। बाहर की वर्ल्ड में आपकी नेगेटिव पॉपुलेशन चली गई है कि बर्थ रेट, तो उनके पास यंगस्टर्स नहीं है, तो वो बाहर से इमिग्रेशन करते हैं और बुलाते हैं। तो ये एक बड़ा आपके पास टाइम है, हमारी कंट्री के पास एक पोटेंशियल है, यंगस्टर्स हैं, लेकिन अब वही यंगस्टर्स, उनको अच्छी इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, कम्युनिकेशन गैप होगा। नहीं तो क्या अगर सिर्फ नईम साहब खसूसी तौर पर लाहौर की बात की जाए, जहाँ पे 1 करोड़ 25 लाख की आबादी है, तो क्या ये लाहौर ये आबादी के रहने के लिए बना था? 1 करोड़ 25 लाख? टोटली नॉट। सो इस तरह की, तो ये एक तो छोटा सा जो है ना 4 दीवारी में वो जो था लाहौर, जो उसमें हदूद अरबा था। जिस तरह पतरस बुखारी ने कहा था कि कभी हदूद अरबा हुआ करता था लाहौर का, लेकिन फिर ये इतना फैल गया कि इसमें जो है ना उन्होंने इसका हदूद अरबा ही ख़त्म कर दिया, और फिर जो है ना लाहौर इतना फैलेगा कि ये एक सूबे का नाम होगा और पंजाब उसका जो है ना दारुल खिलाफा होगा। तो ये पतरस बुखारी ने उस वक़्त कहा था, और जगह जगह एक बॉडी की तरह लाहौर वर्म निकला हुआ है। तो ये वर्म जो है हमारी मुख्तलिफ जो ये स्प्रॉल्स हो गई हैं ना, कॉलोनीज़, स्टेट्स, और जहाँ कहीं भी हुआ है वो स्लम्स पैदा हो गई। तो ये आबादी के लिए इस तरह नहीं बना था। इसकी ड्रिंकिंग वाटर है, इसकी ड्रेनेज है, हॉस्पिटल्स है। आपने जोहर टाउन 1200 एकड़ बनाए, वहाँ पे कितने स्कूल्स बनाए, और जो आपके स्कूल्स के प्लाट थे आपने वो कमर्शलाइजेशन करके बेच दिए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। अब आप देखें छोटे छोटी कोठियों में 5 मरले 10 मरले, इंग्लिश मीडियम 20,000 30,000 फ़ीस है, वो लेते हैं। अब लोगों के पास बेसिकली आपके पास इतना बड़ा पोटेंशियल है मुनीबा, यंगस्टर्स की फार्म में, ठीक है, लेकिन आप उनको अगर एजुकेट नहीं करेंगे, तो टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं देंगे, आप जो है ना उनके लिए मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, जिस तरह मैं आपको ख्वातीन की बात कर देता हूँ, एक शहर में जो है 85% जो है ना वो हैरेसमेंट के केसेस हुए, क्योंकि आपकी अगर रोड सेफ नहीं होंगी कि जहाँ पे उन्होंने जॉब के लिए जाना है, और फासले इतने होंगे, दूसरा आबादी भी बहुत ज़्यादा ना, कंजेशन बहुत ज़्यादा है। जी जी बिल्कुल, इस वजह से भी
अब ये देखिए ना, क्लीन हवा और पानी का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक बेसिक नीड्स हैं। हर एक ने ऑक्सीजन लेनी है, हवा लेनी है। फिर उससे अगर जब आपके यहाँ पे जो है ना मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, जब आपका 348 इंडेक्स चला गया और आपका जो है ना 220 स्क्वायर किलोमीटर 1995 में था और 665 स्क्वायर किलोमीटर लाहौर 2015 में था, और अगले 1-2 साल में इसने डबल हो जाना है 1320 स्क्वायर किलोमीटर। ये एस्टिमेट्स हैं। तो आपके वादी कसूर की तरफ, शेखुपुरा की तरफ, इधर से रायविंड की तरफ, तो हैपेजेड फैल रही है। इफ़ यू डोंट रिस्पेक्ट नेचर, नेचर विल नॉट रिस्पेक्ट यू। सो ये पॉपुलेशन का कंसेप्ट है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इस पॉपुलेशन को हम? एक तो यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, दूसरा इन्हें क्या क्या फैसिलिटीज़, जो अगर दुनिया में देखा जाए बाकी जितने भी बड़े ममालिक हैं या तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनमें कौन कौन सी ऐसी सहूलियात है जो उन्हें दी जा रही होती हैं? देखें, हमारी जनरेशन का तो पाकिस्तान के साथ मिट्टी से मोहब्बत और पाकिस्तानी होने पे प्राउड अब भी फील करते हैं। लेकिन मैं ब्रिटिश सिविल सर्विस में काम कर रहा हूँ, वहाँ पे देखें एक लोकल प्लान होता है। आप 25 इयर्स का स्ट्रेटेजिक सोचते हैं। क्या मैंने जो है ना, मैंने एक लोकल प्लान पे काम किया, उसकी आबादी कितनी होगी, हाउसेस कितनी होगी, एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट होगी, ठीक है, उसकी यूटिलिटीज़, उसकी रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी कनेक्टिविटी क्या होगी। एक एरिया हमने डेवलप किया, वहाँ पे हमने कोई पार्किंग नहीं दी, लेकिन उसके साथ उसको कनेक्ट कर दिया कि आपका ट्रेन स्टेशन कितना है, बस कितनी है, आप पैदल बाहर से निकलें। अभी मैं इधर आया हूँ लेकिन देयर इज़ नो एनी कनेक्टिविटी। मैं इकबाल टाउन से अभी मैं किसी के पास स्टे किया हुआ है 2-3 वीक के लिए, इंग्लैंड से आया हूँ, तो कनेक्टिविटी नहीं है कि कहाँ से मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आई लव टू ट्रैवल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लेकिन जब आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, आपने बाहर से निकले 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूर है, फिर जो है आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलनी है, फिर आगे से नहीं मिलनी, तो ये है। और पीने का पानी है, ये जो चैलेंजेस आए हैं, स्कूल्स हैं। अब देखिए ना, ये जो चीज़ें हैं, मैं गांव में रहता हूँ इंग्लैंड में, शहर की जगह, जॉब में शहर में करता हूँ, लेकिन वो शहर लीड्स जो है ना 7 मिनट की ट्रेन पे है मेरे। तो वहाँ पर भी गांव हमारे जैसे हैं या वहाँ पे वो डेवलप्ड गांव हैं? जी, अब देखिए, मेरे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं वो वही एजुकेशन, वही स्टैंडर्ड, और हॉस्पिटल जिसमें जाते हैं, जो ट्रीटमेंट होता है, जो डॉक्टर्स हैं, और जो एक शहर में मिल रहा होता है, जो लंदन या मैनचेस्टर किस्में। अब यहाँ पे जो बेसिक सहूलियात है मुनीबा, आप में अगर लाहौर में रह रहे हैं तो वही जो एक गांव में रह रहा है वो भी तो इंसान है, वो भी पाकिस्तानी है, वो भी सब कुछ जो है ना वो इस नेचर को एंजॉय करना चाहता है, उसके बच्चे हैं, स्कूल्स हैं। क्या हुकूमत की फिर क्या जिम्मेदारी बनती है कि एक शहरी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे? जी जी, उसके हवाले से हुकूमत की फिर क्या जिम्मेदारियाँ बनती हैं? ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। देखिए, पॉपुलेशन के हिसाब से अब हम इस पूरे लाहौर को जो है ना बात करें, और एक और दूसरा मेगा सिटी जो है ना इसी लाहौर में अर्बन डेवलप, रावी अर्बन के हिसाब से, जो दोनों, एक बड़ा आपके पास शहर है जो 1 करोड़, आपने 25 लाख का, अभी ये फिगर्स 40 लाख तक चली गई हैं, करोड़ तक चली गई, ये अब आगे बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है, और हमें उनका नंबर्स नहीं पता है। सो मुनीबा, अगर आपको पता नहीं है कि इस जो स्टूडियो में 5 लोग बैठे हैं, आप उनके लिए चाय या आप उनके लिए पानी, खाना कैसे अरेंज करेंगे? वी डोंट नो द नंबर्स, किस तरफ कितने लोग फैल गए हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, स्लम्स में रह रहे हैं। अब लोग स्लम्स में रह रहे हैं, आप उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ देखें, ड्रेनेज का, पानी का, और उनके बच्चों की परवरिश देखें। आपने कहा कि बैठने का या कम्युनिकेशन गैप, तो ये कम्युनिकेशन गैप जब टाइम ही नहीं होगा, और स्ट्रगल होगी, और बिल्स होंगे, और पेमेंट होगी, लोड शेडिंग होगी, आपके बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ट्रैवलिंग के लिए आपके पास लाहौर में इस वक्त ट्रिप्स जो हैं वो पैदल 40% है। आपने यहाँ अंडर पासिस बना दिए, फ्लाई ओवर्स बना दिए, रोड्स को जो है ना कॉरिडोर फ्री कर दिया। अब एक जो चलने वाला है, पैदल चलने, वो कहाँ से क्रॉस करे? 448 में फिगर्स पढ़ रहा था लास्ट ईयर डेथ्स हुई हैं रोड्स पे। अब आप देखें 450 बाहर अगर एक डेथ हो जाए, मैं वहाँ के डिपार्टमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट में नेशनल हाईवेज़ में हूँ, तो वहाँ पे अगर एक कोई डिज़ाइन करनी होती है रोड जंक्शन, तो पूरा 20-30 साल का डाटा देखते हैं कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कैसे इसका ट्रैफिक फ्लो था, कैसे फ्रीक्वेंसी थी, बिजी आवर्स कैसे थे, फिर आप करते हैं इंसानी जान की वैल्यू। तो हम यहाँ पे अपनी यानी शहरियों को, लोगों को, गवर्नमेंट के लिए पॉलिसीज़ बनाना, गवर्नेंस, करप्शन, और उनके लिए बेसिक वाटर की फैसिलिटीज़ हैं, स्कूल्स की हैं। अब आपके हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मुनीबा डिफरेंट टीयर्स ऑफ स्कूल है, ये जी ग्रामर स्कूल है, ये इंग्लिश मीडियम है, ये उर्दू मीडियम है, ये हायर स्कूल है, तो बच्चे को मालूम ही नहीं है। और एजुकेशन इतनी, अब मेरे बच्चे A लेवल्स तक जो है ना वो फ्री एजुकेशन है।
आप कोई अर्निंग नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, और अगर आपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा है GCSE तक A लेवल्स तक स्कूल, तो आपको जो है ना वो गवर्नमेंट जो है ना पनिश करेगी, पकड़ेगी। तो बच्चे को पढ़ाना पेरेंट्स की जिम्मेदारी। किस तरह चलिए, अब हम ये भी नहीं कह सकते कि हम सिर्फ गवर्नमेंट को ही ब्लेम कर रहे हो, ब्लेम गेम यहाँ पर चल रही होती है। तो दोनों मिलके जो हमारा मुआशरा है, मुआशरे में सोसाइटी में रहने वाले लोग और हुकूमत, दोनों मिलके किस तरह फिर जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं? एक आपने बहुत इंटरेस्टिंग और उससे कनेक्टिव सवाल है कि ये जो है ना कि किस तरह फिर जो है ना हमारी शहरियों की भी क्या जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं कि बीइंग्स लाहौर में रह रहे हैं, तो हम इधर अगर मूव कर गए हैं तो अब हमारी क्या जिम्मेदारी है। देखिए गवर्नमेंट का तो काम था रेगुलेशंस, और एक ही प्लाट अगर 10 दफ़ा बिक रहा है, 1 लाख का है, वो 20 लाख शो हो रहा है, वहाँ पे अगर बाहर मैंने एक घर लिया है तो वो जो है आप पब्लिकली देख सकते हैं कि कितने का सेल हुआ है। यहाँ एक प्लाट 1 लाख का 10 करोड़ तक बिकता रहता है। तो ये पॉलिसीज़ हैं, रेगुलेशंस है, गवर्नेंस है जो गवर्नमेंट ने करनी है, और शहरियों की जिम्मेदारी। अब देखें 1000 पॉपुलेशन पे एक सैनिटरी वर्कर है, और हम जो सॉलिड वेस्ट जनरेट कर रहे हैं वो 24 आवर्स कर रहे हैं। अभी मैं आ रहा तो एक सिग्नल पे एक किसी ने गाड़ी से वो खोला और जो है ना जूस का पैकेट बाहर फेंक दिया ट्रैफिक सिग्नल पे। तो ये हमारा एक है। और लेन्स का आप देखें कि जो है ना 3 और 4 लेन्स हैं, तो वो मालूम नहीं कोई इधर से हैपन। हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, ये तो गवर्नमेंट ने लेन्स बना दिए, रोड्स बना दिए। अब उन पे वॉक करना, उस पे ट्रैवल करना, उस पे गाड़ी चलाना, सिविलाइज्ड होने का पता तो हमने खुद देना है ना, बिहेवियर का, वो अब हमारी जिम्मेदारी है। एक्सीडेंट्स हैं, कहाँ रुकना है, ट्रैफिक सिग्नल होता है, लोग कहते हैं कि मैं निकल जाऊँ, वो आधा 1 मिनट आई डोंट नो कि उन्होंने किस रोश में जाके उन्होंने वो, तो इस तरह है। और जो पानी का है, पानी एक बहुत जो है ना रिसोर्स है हमारा बहुत बड़ा पीने का, जो हर वक्त ज़रूरत, और अगर सही पानी अवेलेबल नहीं है तो इससे वाटर बोर्न डिजीज़ और डायरिया आपके हॉस्पिटल में फैसिलिटीज भी हमारे हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं इस वजह से, आपके पास फैसिलिटीज नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, तो क्या तो मुझे फिर बताइए कि नईम साहब, क्या लाहौर क्योंकि मजीद फैलता जा रहा है तो इसको फैलने से रोकना चाहिए या रोका जा सकता है? जी डेफिनेटली। देखें इस पे आपने सारा कंसंट्रेट नहीं करना है कि आप जो ये आप कसूर, शेखुपुरा, ओकाड़ा, ये सब शहरों से लोग जो है ना लाहौर आकर आबाद हुए। अब वहाँ पे हमारा लेवलिंग प्रोग्राम है, लेवलिंग अप इंग्लैंड में। तो यहाँ वहाँ पे ये कि उन्होंने मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स जो है ना मुख्तलिफ छोटे छोटे शहरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ये नहीं कि आप, और जो लोकल सर्विसेज हैं, लोकल यहाँ पे असल में जो देखें ना अथॉरिटीज़ का ओवरलैप इतना है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। ये LDA, ये कॉरपोरेशन है, ये कैंटोनमेंट है, ये फ्ला, ये प्राइवेट कॉलोनी है, ये किस तरह। तो ये जो क्रॉस ओवर्स हैं, और आपकी प्लानिंग जो है 20-30 ईयर्स की, आपको नंबर्स मालूम करने चाहिए, किधर मूव करना है, कहाँ पे नहीं है, और इनकी जगह ये जो बाहर जिन शहरों से इनफ्लक्स हो रहा है लाहौर में, वहाँ पे आप डेवलप करें, वहाँ स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, अगर आप सारा यहाँ कंसंट्रेट कर देंगे तो वो जो है ना, एक तो पॉपुलेशन का एक आपके पास एक इनफ्लक्स आ जाएगा, उसको मैनेज करना आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। जितना मर्जी आप किसी भी डेवलप कंट्री में चले जाएं, किसी भी डेवलप कंट्रीज़ के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, उनके पानी, उनका खुराक, उनकी सेहत, उनकी रोड्स। इसके अलावा सिटीजन्स का एज ए शहरी मेरा मसलन है कि हमारा भी एक जिम्मेदारी बनती है, पानी का यूटिलाइज करें, टैप खोलें, अपने टूथब्रश कर रहे हैं तो उसको यूज़ करें, किचन में है किसी तरह वेस्ट है फेंकना है, और जो फूड है उसको जो ज़ाया होने से बचाएं, यूटिलाइज करें। तो ये छोटे छोटे इकदाम जो है ना करके जो है ना, और गवर्नमेंट की तरफ से ये जो रेन वाटर है और जो रिसोर्सेज हैं, प्लानिंग है, उसको किस तरह किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है, तो दूसरे शहरों को ना एम्पावर करें, टाउन्स को, सिटीज़ को, विलेजेस को। देखिए वो भी हमारे पाकिस्तानी, सिर्फ लाहौर नहीं है, उसके अलावा उनको भी रहने का हक है, वो भी टैक्सीज, वो भी लोग, वो भी जीने का हक, और वो भी सब कुछ रखते हैं, वो भी पाकिस्तानी। उनको वहाँ पे जाके अगर स्कूल्स और कॉलेजेस और बच्चे के लिए, यहाँ पे वो स्लम्स में रह रहे हैं, ठीक है, घर नहीं है और किराए का जो है इतना ज़्यादा है, तो मतलब बेसिक जो नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, अगर बाकी टाउन्स में, बाकी जगहों पे भी, बाकी शहरों में भी उनको दे दी जाए तो फिर लाहौर के ऊपर से जो बोझ है, जो बर्डन, एक्स्ट्रा बर्डन है, उसको कम किया जा सकता है, पॉपुलेशन को भी कम किया जा सकता है, और लाहौर को फैलने से भी बचाया जा सकता है, जो कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है। एक आखिरी पॉइंट इसमें जो है ना, बस सॉरी टू इंटरप्ट यू, देखें हमारे पास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अब उसकी अब टेक्निकल जो है ना, स्वाई मैट्रिक, FSC, BSc और डॉक्टर इंजीनियर, इसके अलावा आपके पास इतनी टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, मेसन्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, ड्राइवर्स, आप उनको जो एम्पावर करें, कुछ सिखाएं, कोर्सेज कराएं छोटे छोटे। ठीक है, मतलब आपको अब ना मफाद आमा के लिए सोचने की ज़रूरत है ताकि इन तमाम तर चीज़ों को बेहतर किया जा सके। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जा रहा है और इस वाले से हमने बात की। मोहम्मद नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच नईम साहब, थैंक यू, शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, और इस दिन के हवाले से हमने बात की। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, क्योंकि मॉनसून चल रहा है और मॉनसून में हमने अपनी सेहत का ख्याल किस तरह रखना है, क्योंकि इस मौसम में ख़ास तौर पर खाना जो ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है उसमें वायरसेस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ने का ख़दशा बढ़ जाता है और उसकी वजह से भी सेहत ख़राब हो जाती है और ख़राब जल्दी हो जाता है। इन शॉर्ट फॉर्म अगर बोला जाए तो कौन कौन से जो फूड्स ग्रुप हैं जो हमें लेने चाहिए इस मॉनसून के मौसम में जो हमारी सेहत को बरकरार रख सकते हैं? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे अवॉइड करना है? डायरिया हो रहा है, स्टमक प्रॉब्लम्स बहुत से लोगों को और हो रहे हैं, तो इस मौसम में किस तरह की चीज़ें हमें खानी है, किस तरह की चीज़ें हमें नहीं खानी है, हमने इस पर बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए समरीन रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। समरीन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुनीबा, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। समरीन, मॉनसून शुरू हो चुका है और इस मॉनसून में बहुत से वायरसेस और बैक्टीरियाज भी जो है, आपको पता है, उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है इस मौसम में, उनके लिए बड़ा आइडियल ये सीज़न होता है। तो इसमें हमारे घरों में खाना और हर चीज़ जल्दी कह लें कि ख़राब हो जाता है। तो सुपर फूड्स के हवाले से अगर बात करें तो मॉनसून में कौन कौन से सुपर फूड्स हैं जो कि हमें खाने चाहिए? अच्छा मुनीबा, क्योंकि मॉनसून स्टार्ट हो गया और इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ये गर्मी का एक ऐसा ड्यूरेशन चल रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और स्वेटिंग जितनी आपकी बॉडी में ज़्यादा होगी, आपका वाटर इनटेक उतना ही आपकी बॉडी से वेस्ट आउट हो रहा है। और अगर आप अपनी बॉडी में हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन नहीं करेंगे तो उससे आपकी इम्यूनिटी वीक होती है। अच्छा। क्योंकि मिनरल्स आपकी बॉडी से जा रहे हैं। जब आपकी इम्यूनिटी वीक होती है तो हमें ऐसी बहुत सी, जैसे डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गई, इसके साथ साथ हम टाइफाइड की बात करें, जॉन्डिस वगैरह, हाइपरटाइटिस इस सीज़न में इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि मॉनसून की वजह से बाहर पानी भी बहुत ज़्यादा होता है, वो कंटेमिनेशन होता है, हाइजीन इतना नहीं होता, सैनिटेशन का इतना ख्याल नहीं रखा जा रहा होता, जिस वजह से लोग बहुत ज़्यादा इन बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और इस सीज़न में ही ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी बॉडी से वाटर उतना जितना आपको ज़रूरत है आप उतना नहीं ले रहे, लेकिन आपकी बॉडी से वेस्ट आउट ज़्यादा हो रहा है, अच्छा। मिनरल जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली वीक हो रही है। और जब आपकी बॉडी वीक होगी तो आपका इम्यूनिटी वीक होगी। जब इम्यूनिटी वीक होती है तो बैक्टीरिया बहुत जल्दी हमारी बॉडी में अफेक्ट करता है, क्योंकि आपका बॉडी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो उससे उतनी जल्दी रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर रही होती, जिस वजह से इस तरह की टाइफाइड वगैरह जैसी लोगों को अगर हम देखें तो लोगों को बहुत ज़्यादा जॉन्डिस हमने देखा है, बहुत पीला यरकान जिसको हम कहते हैं। और पीला यरकान की जो प्रॉपर जो उसका मेथड है वो आपकी डाइट से ही होता है। आप अपनी डाइट में कुछ इस तरह की चीज़ें आपको अवॉइड करनी होती है, कुछ इस तरह की चीज़ें ऐड करनी होती, जिस वजह से वो आपका ठीक हो जाता है। इसके अलावा अगर हम सुपर फूड की बात करें, क्योंकि अगर इम्यूनिटी वीक है तो हमने इस तरह के न्यूट्रिएंट डेंस फूड की तरफ जाना है। अपने मील में प्रॉपर आपको प्रोटीन का पोर्शन रखना है। अच्छा। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो हमारे पास फालसा, जामुन हो गया, ये वो वाले फ्रूट हैं जिनमें विटामिन सी का कंटेंट ज़्यादा और इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट है। जब भी हम एंटीऑक्सीडेंट की बात करते हैं इसका मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं। और जब हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव होंगे तो बॉडी एक हेल्थी वे की तरफ जा जाएगी है। और इसके साथ साथ अगर हम फ्रूट की बात करें तो हमारे पास फ्रूट में जो हमारे पास आलू बुखारा है जो बहुत थोड़े अरसे के लिए आता है, मार्केट में बहुत कम अरसे के लिए आ रहा होता है, लेकिन उसमें वो एक न्यूट्रिएंट डेंस फ्रूट है। जिन लोगों की एचबी कम होती है स्पेशली, उनको अगर हम कहें कि सुबह मॉर्निंग में आपने 2 से 3 आलू बुखारे खाने हैं तो उनकी एचबी लेवल में बहुत सी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। मतलब कि जिनका खून का लेवल कम हो रहा होता है उनको कह लें कि वो आलू बुखारे खाएं तो उनका वो बेहतर हो जाता है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो है, तो वो डायबिटिक पेशेंट के लिए भी एक बहुत अच्छा फ्रूट है। अगर हम बात करें, क्योंकि हम उसको मोस्टली छिलके के साथ ही कंज्यूम कर रहे होते हैं, जब भी छिलके की बात आती है तो फाइबर की बात साथ में आती है। जितना आप हाई फाइबर लेंगे उतना आप कॉन्स्टिपेशन से दूर रहेंगे। जब भी हम छिलके, किसी भी फ्रूट के छिलके की बात करें तो हमारे ज़हन में पहली जो चीज़ आती है वो हाई फाइबर आता है। और हाई फाइबर जितना आपकी डाइट में होता है, आप कॉन्स्टिपेशन से उतना आपको प्रिवेंशन का तरीका मिल रहा होता है। और इसके साथ अगर हम बात करें
उन लोगों की जो लोग टेस्ट में भी बहुत से चूजी होते हैं, हम बहुत ज़्यादा मीठा नहीं, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत मतलब लो है, तो बहुत इजीली आप इसको कंज्यूम करें, और इसमें बहुत हमारे पास न्यूट्रिएंट डेंस फ्रूट है। और अगर इसके साथ साथ हम एक मुनीबा एक फ्रेश जूस की बात करें तो वो हमारे पास ABC जूस होता है, जिसमें एप्पल, बीटरूट और कैरेट, और ये एक बहुत हाईली डेंस न्यूट्रिएंट डेंस जूस है, जिसमें अगर आप ये कहें इसमें आयरन के लेवल्स भी आपको मेंटेन करता है, इसमें आपको बहुत से मिनरल्स मिल रहे होते हैं। और अगर हम करें कि ये इंस्टेंट आपको इम्यूनिटी भी बूस्ट भी फील करवा रहा होता है, जो कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ जा रहे हैं, वो ऑब्वियसली इसमें कैफ़ीन है, वो आपको बाद में ज़्यादा प्यास की तरफ लेके जा रहे हैं, आपकी बॉडी को वीकनेस की तरफ लेके जा रही हैं, बट दिस इज़ द वेरी बेस्ट ऑप्शन उन लोगों के लिए जो लोग ज़्यादा लिक्विड का इंटेक करना, जिन लोगों को बहुत पसंद है, और इस सीज़न में तो बहुत से लोगों को करना भी चाहिए, क्योंकि आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा जिनको आयरन का मसला या जिनके HB लेवल कम होते हैं वो लोग भी ABC जूस पी सकते हैं। उनके लिए तो बहुत हाईली रेकमेंड किया जाता है कि वो डेली बेसिस पे इसको इवन की इस्तेमाल करें। स्पेशली अगर यहाँ पे बात करें तो प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए ये बहुत एक अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि उनके मोस्टली उनके HB लेवल्स कम होते हैं, क्योंकि बेबी को भी उनकी यूजुअली मुझे लगता है कि ख़वातीन में HB लेवल कम ही होता है, खून की कमी होती है, आयरन डिफिशिएंसी होती है ख़वातीन में। उसकी रीज़न बहुत सी चीज़ें आपको आप ये देखें कि जो प्रेगनेंसी के प्रोसीजर से ख़वातीन गुजरी होती हैं, बाद में आप अगर अपनी डाइट का ख्याल नहीं देखते, आपका फीटस ने ऑलरेडी आपसे आयरन लेना ही लेना, आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे, बट फीटस ने अपना आयरन लेना है। जब तक आप लेंगे नहीं तो वो आपको बाद में बहुत से ऐसी बीमारियों में आप हो जाते हैं, आप अनीमिक हो जाते हैं, इसके साथ साथ आपको कैल्शियम की कमी हो जाती है, जो अगर हम 30s के बाद बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस के इश्यूज हमारे साथ बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर तो आप हाइड्रेशन को मेंटेन करते हैं तो इस मौसम में बहुत से लोगों का ब्लड प्रेशर के इश्यूज होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि ब्लड प्रेशर लो के बहुत हम सुनते हैं, क्योंकि उन लोगों को उनका जो होता है ना ग्लूकोज लेवल वो मेंटेन नहीं होते, वो लो हो जाता है, कम होता है, तो वो ऑटोमेटिकली वो उसकी वजह ये होती है कि हमारा दिल नहीं कर रहा होता कुछ खाने को, लोग खाते नहीं है, जिस वजह से उनकी बॉडी फिर क्या करे जब अचानक से आपका ये BP ड्रॉप हो जाता है, ग्लूकोज लेवल जिसको शुगर लेवल भी कहा जाता है वो भी ड्रॉप होता है, और उसकी वजह से आपका BP ड्रॉप हो जाता है, तो फौरन से हमें क्या करना चाहिए उसमें? उसमें ऐसे होता है हमारे यहाँ बहुत इसमें भी गलत चीज़ों को फॉलो किया जाता है कि लोग मीठा खा लेते हैं, चीनी को वैसे खा लेते हैं। आप लें क्योंकि आपकी बॉडी को उस टाइम ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, बट उसमें भी एक नेचुरल चीज़ को प्रेफर करना चाहिए, जो कि बाद में आपके लिए इशू नहीं है। हमारे यहाँ लोग चीनी खा लेते हैं, गुलाब जामुन खा लेते हैं, कुछ भी मीठा दे दें, कुछ भी मीठा दे दें, तो वो इंस्टेंट उस टाइम समहाउ कुछ पेशेंट की उनको इतने ज़्यादा पैल्पिटेशंस के इश्यूज हो जाते हैं कि उनको फिर देना भी पड़ता है। बट अगर इसकी जगह जैसे आप खजूर हो गए, एक नेचुरल स्वीटर है हमारे पास, कोई अगर फ्रूट पड़ा हुआ है आप वो दे सकते हैं जिसका नॉर्मल ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो, तो वो ज़्यादा बेस्ट है, बेनिफिशियल है उसके लिए। अच्छा, तो फिर ये तो चले फ्रूट्स में आ गए ना कि सुपर फूड्स कौन कौन से हैं, हमारी वेजिटेबल्स में सुपर फूड्स कौन कौन से जो हमें मॉनसून में जो है वो हेल्प कर सकते हैं? जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स आते हैं। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में आयरन का कंटेंट भी ज़्यादा होता है, विटामिन C का कंटेंट भी ज़्यादा होता है। अच्छा। और इसलिए जितने भी हमारी ग्रीन सब्जियां होती हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम सलाद में जैसे कुकम्बर है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा है और वो ग्रीन है और वो आपके लिए बहुत एक अच्छा सोर्स है, आप उसको डेली बेसिस पे स्पेशली मानसून में अपनी सलाद में ज़रूर यूज़ करें। कुछ लोगों के मिथ हैं इसको खाने से हैज़ा हो जाता है क्योंकि पानी का इस्तेमाल कर के साथ नहीं पीना है आपने। ये भी कुछ मिथ इतने स्ट्रॉन्ग है कि उनको चेंज करना भी बहुत मुश्किल है ना हमारी सोसाइटी में। तो जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल हैं, स्पेशली मैं कहूँ कि नाश्ते में अगर हम कहें तो अंडे का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पे हम कहते हैं और उसमें प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है। आपको प्रोटीन ज़रूरी होती है मसल मैस के लिए भी, अदरवाइज़ भी एनर्जी भी आपको मिल रही होती है प्रोटीन से, तो डेली बेसिस पे अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ लोगों के अंडे पे भी बहुत से मिथ होते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ये गर्म है। और हमारे यहाँ फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, कुछ चीज़ों को वो गर्म ठंडे से बहुत उसकी तासीर को वो मिला दिया जाता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे मैंगो के बारे में हम बात करें, अब मैंगो के बहुत ज़्यादा अफादियत है। अच्छा। मैंगो अगर हम कहते हैं कि वो किंग है फ्रूट का, तो अगर ये सुपर फूड में आ सकता है, सुपर फूड में आ सकता है अगर इसको आप जितनी आपको डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट है ना,
अगर आप उतना लें तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि इसमें आपके HB का आपके HB का लेवल इससे बहुत मेंटेन होता है मैंगो खाने से। और मैंगो में विटामिन सी का कंटेंट उतना है कि जितना आपको डेली ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मैंगो में विटामिन सी का लेकिन कंटेंट उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो हाई है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, तो उसमें मॉडरेशन आपने देखनी है ना। आपको अगर हम डेली नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल्स की बात करें तो वो 1.5 कप खा सकते हैं डेली। मतलब एक जो है ना मैंगो वो पूरा खा सकते हैं। तो वो आप खा लें, चाहे वो आप चौंसा ले रहे हैं, सिदड़ी ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं ना, लेकिन आप एक मैंगो खाएं। लेकिन हमारे यहाँ मैंगो देख के लोग एक पे नहीं रुकते, तो दैट इज द वे कि वो फिर गलत चीज़ मैंगो आम भी हो और वो भी बेशुमार ना हो, तो क्या फायदा फिर आम का भी। मतलब एक आम से तो कुछ बनता नहीं है हमारे पाकिस्तानियों का। तो इसी तरह क्योंकि हमारी बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत है, हर विटामिन की, मिनरल्स की, तो जितना मॉडरेशन में रह के आपकी बॉडी को जितनी ज़रूरत है उतना करेंगे तो आपकी बॉडी हेल्थी रहेगी। जितनी बॉडी हेल्थी रहेगी तो उतना स्पेशली इस सीज़न में आप बीमारियों से बचेंगे। अच्छा, अब जैसे सिमरीन आपने बताया कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उसमें आयरन कंटेंट भी होता है और विटामिन सी का कंटेंट भी होता है, तो क्या इनको इकट्ठा लेना बेनिफिशियल है, आयरन और विटामिन सी को? बिल्कुल, आयरन और विटामिन सी को आप इनका अच्छा पेयर है। आयरन और कैल्शियम को आप एक साथ नहीं ले सकते। उसकी रीज़न ये होती है कि जो कैल्शियम है वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता बॉडी में। जैसे एक एग्जांपल है, हमारे पास एक हेल्थी इंडिविजुअल आए और उसको बहुत ज़्यादा अगर नॉलेज नहीं है ना, तो अगर हम उनको ये कह दें कि आपने अंडे के साथ दूध नहीं पीना, क्योंकि अंडे से आपको आयरन मिल रहा होता है, दूध में आपको कैल्शियम मिल रहा होता है। और मुनीबा, आप सही देखें तो जब पेशेंट आते हैं तो वो हमें बहुत ऐसे देख रहे होते हैं कि मतलब ये इन्होंने क्या बात कर दी। क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग ये बनाया गया, क्योंकि शुरू से हम चाय के साथ अंडा ले रहे होते हैं। बैड कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन द रीज़न कि वो लोग स्पेशली जो अनीमिक हैं उनको इस कॉम्बिनेशन से अवॉइड करना चाहिए। मतलब अगर अंडा खा रहे हैं तो आपको चाय नहीं पीनी चाहिए? नहीं, आप गैप ले लें। अच्छा, गैप के साथ आप ले सकते हैं, आप दूध गैप के साथ ले लें। अच्छा। लेकिन फ़ौरन साथ ना लें, स्पेशली वो लोग जो अनीमिक हैं उनके लिए ये अच्छी हैबिट नहीं है। तो लेकिन लोगों को लगता है कि मतलब ये गलत है, शुरू से हमारी माँओं ने दी हमें ये है, तो वो उनके लिए ये वो एक मसला ये गलत उलाम इतनी चीज़ें हो जाती है कि जब आप उनको ठीक करने जाते हो तो वो जो ठीक हो रही होती हैं वो लग रहा होता है कि ये गलत है, जो हम करें वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चले ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे बात होगी, फ्रूट्स पे बात होगी, फिर नट्स भी या कोई ऐसी चीज़ें भी खा सकते हैं इस मौसम में हम जिनको सुपर फूड कहा जाता है? बिल्कुल, क्योंकि नट्स की बात अगर हम करें तो उसमें हमारे पास हेल्थी फैट आपको मिल रहा है, और नट्स में एनर्जी आपको फैट मिल रहा है, लेकिन वो गुड फैट होता है आपके लिए, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन कर लिए। क्योंकि हम जो जितनी एनर्जी हमें फैट से मिल रही है उतनी कार्ब्स या प्रोटीन से नहीं मिलती। बट वो नट्स, जितने भी नट्स हमारे पास हैं, आलमंड्स हैं, तो कुछ लोग शेक्स वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं, हेल्थी स्मूथीज़ में यूज़ कर रहे होते हैं। इस सीज़न में ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। स्पेशली अगर अवॉइड करना है तो उन्हीं लोगों को अवॉइड करना है जो अपने वेट गेन और वेट लूज़ की जर्नी से गुजर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि नट्स में 6 आलमंड हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोग सर्विंग्स को या वो पोर्शन नहीं रखते, वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं एट अ टाइम, तो जिस वजह से वो थोड़ा बैड की तरफ जाता है। बट नट्स आपको यूज़ करने चाहिए। कुछ लोग अगर शेक के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो गुड, बट कोशिश करें कि अपने डेली बेसिस पे वीक में 2 से 3 दफ़ा अपने स्नैक में ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा, लेकिन नट्स के साथ साथ आजकल सीड्स का भी बहुत ज़्यादा समरीन आया हुआ है कि ये वाले सीड्स खाएं, ये वाले सीड्स खाएं, तो वो भी खा सकते हैं। और कौन कौन से सीड्स जो है बेनिफिशियल हो सकते हैं? जितने भी हमारे पास 4 तरह के सीड्स, स्पेशली अगर हम ख़वातीन की बात करें तो हमारे पास जो सीसम सीड होते हैं, पम्पकिन, कद्दू के बीज हो गए, सूरजमुखी के तिल जो हमारे हो गए, ये वो वाले बीज हैं जिनमें जो हमारी स्किन के लिए, स्पेशली ख़ास तौर पे हमारे हेयर्स के लिए, ये हमारा बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारे घरों में ये मिस है, आई थिंक कि हर घर में होना चाहिए। आप उसको पाउडर की फॉर्म में बना के आप किसी सालन में डाल सकते हैं, आप दही के अंदर डाल सकते हैं। इवन कि अगर आप हाफ फ्राई एग ले रहे हैं तो आप वो पाउडर की फॉर्म में उसके ऊपर गार्निश करके ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में लें। इससे स्पेशली ख़वातीन वो जो PCOS की शिकार हैं, और हमारे यहाँ बहुत सी लड़कियाँ आजकल इस चीज़ की एडिक्ट हो चुकी हैं,
तो उनको चाहिए कि सीड का इस्तेमाल डेली बेसिस पे करें। अच्छा। वेट लूज़ की जर्नी में भी ये हेल्प आउट कर रहे होते हैं, इनमें एनर्जी भी आपको मिल रही होती है, स्पेशली पीसीओएस की जितनी भी लड़कियां वो ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत हेल्प आउट कर रहा है। और इस मौसम में भी आपकी इम्यूनिटी को भी जी, बढ़ाता है, और अगर आप बना के रख लेते हैं तो मेरे ख्याल से ये एसेंशियल चीज़ है जो हमारे घरों में होनी चाहिए। ज़रूर होनी चाहिए, स्पेशली मतलब आप अपने बच्चे की डाइट में तो अभी से ही शामिल कर दें, ताकि बच्चा उसकी जो ज़ुबान है वो उस टेस्ट को डेवलप कर ले, और वो एज के साथ साथ वो इस चीज़ को एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ समझे कि इसको डाइट में रखना है। तो बट नहीं लोग इस चीज़ पे इतना करते, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है मेहनत लगती है ऐसी चीज़ों में, हम इजी एक्सेस की तरफ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिस वजह से हमने बहुत सी ऐसी चीज़ों से अवॉइड किया हुआ है। तो हर घर में होने चाहिए, उसको आप ब्लेंड कर लें, या अगर वैसे आप खा सकते हैं योगर्ट के साथ एक अच्छी स्मूथी बना के कोई एक फ्रूट ऐड कर सकते हैं तो वो कर लें। वो कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। मतलब इसका कोई ऐसा कोई बुरा टेस्ट नहीं है, बिल्कुल। मुझे लगता है कि टेस्ट है ही नहीं। अगर किसी चीज़ में आप मिक्स करके खाएंगे तो आपको टेस्ट नहीं लगेगा ही नहीं इसका। बिल्कुल टेस्ट नहीं लगेगा, बल्कि आपको फ़ायदा मिलेगा। हाँ, उसका फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, दूसरा कहते हैं कि इस मौसम में जैसे इन्फ्लेमेशन बहुत हो जाती है, बहुत से लोगों को अब टांगों में दर्द, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए आप जो है ना हल्दी का इस्तेमाल करें, हर्ब्स जो जिसमें आ जाती हैं, हल्दी इस्तेमाल करें, जिंजर का इस्तेमाल करें, ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। ज़्यादा बेहतर है। अगर हम इससे पीछे वाले मौसम की बात करें ना, तो एक सिंपल सी चीज़ मैं बताती हूँ, हम कच्ची लस्सी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे थे, बट मानसून में अवॉइड करना चाहिए। दैट इज़ द रीज़न कि उस कच्ची लस्सी से हमारे जोड़ों में दर्द होता है। और बीइंग एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैंने खुद ये चीज़ महसूस की है, खुद अगर मैं यूज़ कर रही थी तो उसके इफेक्ट नज़र आए हैं। सिर्फ कच्ची लस्सी का, या जो दूसरी मीठी लस्सी भी पी रहे हैं उसका भी? हाँ, मीठी लस्सी पी रहे हैं, स्पेशली हमारे घरों में बादाम वाला दूध जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था, जितनी भी वो वाले जिनकी बहुत ज़्यादा तासीर ठंडी है, जैसे बहुत से लोग सत्तू पी रहे होते हैं, ये इस तरह की चीज़ें पी रहे होते हैं, सकंजवीन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि लेमन जैसे हमारा एग पे है ना कॉन्सेप्ट के बहुत है, इसमें ये मुकम्मल गज़ा, इस तरह लेमन के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं कि ये विटामिन सी रिच है ना। एग्जैक्टली, क्योंकि सिट्रस फ्रूट में आता है और विटामिन सी रिच है, और आपकी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेशन को मेंटेन करता है, स्पेशली वो लोग जो जिन लोगों को किडनीज इश्यूज होते हैं। तो जब आपका यूरिनरी सिस्टम बिल्कुल ठीक होगा तो आपकी वेस्ट उतनी ही आपकी बॉडी से जब जा रही होती है तो उतना हेल्प आउट कर रहा है। तो वो स्कंजवीन का इस्तेमाल करना चाहिए, और इसके साथ साथ अगर हम करें गन्ने का रस, वो इस सीज़न में बहुत बेस्ट होता है। अच्छा, लेकिन गन्ने के रस से अब बहुत से लोग कहते हैं जी हमें यरकान हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, ये इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए है? यरकान, जैसे हम पीले यरकान की बात की, तो पीले यरकान में तो हम पेशेंट को कहते हैं कि वो इस्तेमाल करें। उसमें लोग हमारे पास जो जितने भी लेमन हो गए, कुछ लोग टेस्ट में कर रहे होते हैं, काली मिर्च इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि उनको उसका आम अगर हम शरबत से देखें तो उसका वो थोड़ा टेस्टलेस होता है। और ये है कि क्योंकि बाहर से मिल रहा होता है, हाइजीन का दोबारा से वही हाइजीन है, आपको नहीं पता कि कितना हाइजीन तो घर पे तो नहीं बना सकते, तो घर में बनाया नहीं जाता, जिस वजह से हम पीते ही नहीं है फिर वो ये। लेकिन जैसे आपने हल्दी और जिंजर की बात की, उस हल्दी वाला दूध जैसे स्पेशली रात में आप नाइट टाइम में बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ टाइमिंग होती हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, कुछ ऐसी चीज़ों की जो टाइमिंग मैटर करती हैं। तो दूध की अगर हम बात करें तो दूध हमेशा रात में इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, और गर्म करके या ठंडा? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ठंडा दूध भी पी ले, फायदा तो होगा ही। नॉर्मल पीना चाहिए बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से। समहाउ हम बात करते हैं जैसे मानसून में बाहर बहुत अच्छा मौसम होता है, बट आपके कमरों में उतनी ज्यादा हब्स हो जाती है। यही मैटर हमारी बॉडी का भी हो रहा होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर में उसको नीम गर्म दूध करके पीना चाहिए। और जिस तरह समरीन ने कहा कि रात का वक्त है वो ज़्यादा बेहतर है दूध पीने के वाले से। तो आज हमने बात की है कि कौन कौन से सुपर फूड्स हो सकते हैं मॉनसून में जिनका इंटेक आपको करना चाहिए। समरीन हमारे साथ मौजूद है। समरीन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ लाहौर के हवाले से बात कर लेते हैं और ख़ास तौर पर हमने PHA के हवाले से बात करनी है, क्योंकि सब इदारों पर हम कहीं ना कहीं नज़र रखे हुए होते हैं और उनकी कारकर्दगी के हवाले से भी आपको बता रहे होते हैं वक्तन फ़वक्तन के कौन कौन किस तरह काम कर रहा है। तो आज हमने आज के प्रोग्राम में PHA की कारकर्दगी के हवाले से बात करनी है। और इस साल तो जनाब उनकी PHA की कारकर्दगी इतनी अच्छी रही है कि उन्होंने जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो पिछले साल से काफ़ी हद तक ज़्यादा है, उस पर बात करेंगे। दूसरा ये कि शहर लाहौर में कितने जो दरख्त हैं वो लगाए जा रहे हैं, कौन कौन सी ड्राइव जो हैं वो PHA की तरफ से की जा रही हैं, कितने दरख्त लगाने की ज़रूरत है और किस किस्म के दरख्त लगाए जा रहे हैं। दूसरा, मज़ीद क्या क्या इक़दाम PHA की तरफ से लिए जा रहे हैं ताकि शहर लाहौर को सरसब्ज़ो शादाब बनाया जा सके और कंक्रीट का जंगल जो है उसको ख़त्म किया जा सके। इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए सफ़ीउल्लाह गोंदल साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, एडिशनल DG हैं PHA के। सफ़ी साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सफ़ी साहब, सबसे पहले बताइए, बड़ा अच्छा जिस तरह मैंने बात की है कि हम सारे इदारों के ऊपर नज़र रखे हुए होते हैं कि कौन किस तरह का काम कर रहा है, तो PHA ने इस दफ़ा बड़ा अच्छा काम किया है, जनरेट किया है अपना ही रेवेन्यू, और वो भी कितने %? जी, उसमें डेफिनेटली जो था कि एक हर तरफ से ये बात हो रही थी कि जो तमाम इदारे हैं उन्हें अपने जो रिसोर्सेज हैं उन पे अंदर रहना चाहिए और अपने जो जनरेट करने चाहिए फ़ंड्स जो हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास हर चीज़ के लिए आप नहीं जा सकते जी। तो हमने उसमें एक बिज़नेस प्लान जो था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में बनाया कि हम इसमें क्या एडिशंस कर सकते हैं। अच्छा। उस वक्त जो था वो PHA का जो रेवेन्यू था तकरीबन 1 अरब 26 करोड़ रुपया था जो हम अपने रिसोर्सेज से जनरेट कर रहे थे। हमारे पास 2-3 बड़ी चीज़ें हैं जहाँ से हमारा रेवेन्यू आता है। मार्केटिंग है, जहाँ पर आपको मुख्तलिफ बिल बोर्ड्स नज़र आते हैं, डिजिटल मीडिया है, यहाँ से हमारा रेवेन्यू आता था। उसके अलावा कुछ जो कंपनीज़ हैं जो ऑप्टिक फाइबर वगैरह डालती हैं और हमारी ग्रीन बेल्ट्स में मूव करती हैं, तो वहाँ से टेकिंग चार्जेस वगैरह हम लेते हैं। तो वो मार्केटिंग का बेसिकली हमने फोकस किया और हमने देखा कि पिछले को 7-8 साल से कोई एडिशन नहीं हुई उसमें, खासतौर पर डिजिटल मीडिया में। अच्छा। हमारी पॉलिसी ये थी कि हम इनकरेज करें स्टैटिक के अगेंस्ट जो है वो डिजिटल मीडिया को करें। तो आपने देखा होगा कि बहुत से रोड्स पे जो है वो जो सेंटर मीडियन में पिलर्स लगे होते हैं, वहाँ पर हमने जो है वो डिजिटल मीडिया लगवाया, मीडिया वॉल बन गई। तो उससे तकरीबन 20 करोड़ रुपये हमने वहाँ से अर्न किया। एक हमारा सोर्स था जो शार्प बोर्ड्स लगे होते हैं, अगर एक ख़ास साइज से बड़ा कोई शार्प बोर्ड लगाता है तो उससे हम चार्ज करते हैं। वो हम सेल्फ कलेक्शन में थे और उसमें लीकेजेस थी। हम तकरीबन 26 करोड़ रुपया सालाना उससे कमा रहे थे, लेकिन हमारी उसमें रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग ये थी कि अगर हम इसको आउटलेट कर दें, किसी प्राइवेट कंपनी को दे दें तो ये ज़्यादा हम कमा सकते हैं। अच्छा। नर्सरी के डेवलपमेंट के लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जल्लो में ज़मीन ली है तकरीबन 10 एकड़। अच्छा। और उसमें हमारा प्लान ये है कि एक तो विदिन 2 ईयर्स जो है 100% जो पौधे हमें खुद चाहिए होते हैं अपने पार्क्स के लिए या बाकी चीज़ों के लिए, एक तो 100% वहाँ से हम वो ग्रो करें। और प्लस ये है कि हमने कमर्शियल नर्सरी भी गुलबर्ग में इस्टेब्लिश कर दी है मेन ब्लेवर्ड पे। जी। और उसको हम एक्सपेंड करें शहर के तमाम कोनों में, और ये है कि प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोवाइड करें। तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स, यानी मार्केटिंग की सोर्स की एक लिमिटेशन है कि आप बहुत ज़्यादा बोर्ड्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगा सकते, वो हैज़र्ड भी एक क्रिएट हो जाता है। लेकिन नर्सरी एक ऐसा शोबा था कि अगर इसको टाइमली तवज्जो दी जाती, ये अभी भी इसको ग्रो कर लिया जाता है, तो इससे करोड़ों रुपया एक तो अपना हमारा बचेगा जो हम खुद पौधे बाहर से ख़रीदते हैं ज़रूरत के वक्त, और दूसरा ये है कि इससे बहुत बड़ी अर्निंग हो सकती है क्योंकि एक बड़ा ये ग्रोइंग एस्पेक्ट है। हर जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, घर हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है उसमें ग्रीन एरियाज़ का। तो हम अगर वो उसको प्रॉपर्ली डेवलप कर पाते हैं तो वो बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम हमारे लिए जनरेट हो जाएगा। उसकी इब्तदा हमने कर दी है, बुनियाद रख दी है, इंशाल्लाह वो 1-2 सालों में सेल्फ सफिशिएंसी उसको भी ठीक है अपने पैरों पर खड़ा कर दिया जाएगा। दूसरा, किस तरह की ड्राइव्स जो हैं वो PHA की तरफ से की जा रही हैं, मतलब प्लांटेशन ड्राइव्स, दरख्त कितने लगाए जा रहे हैं, कितनी ज़रूरत है हमें? देखिए, ज़रूरत की बात करें तो वो जो हमारा ट्री कवर है, अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जाएँ तो हमारा जो तकरीबन 3% है लाहौर में, और आइडियली जिस किस्म का स्मोक के हमारे हालात हैं हमें तो 20% प्लस पे जाना चाहिए। अब उसमें एक बड़ा इशू ये है कि हमारे पास इतनी स्पेसेस अवेलेबल नहीं है, ख़ासतौर पर जो अभी जो डेवलप्ड पोर्शन ऑफ द सिटी है उसमें नहीं है। अब उसमें एग्जिस्टिंग स्पेसेस के अंदर ही हमने खेलना है, उसमें नई टेक्निक्स हैं, मेवाकी के ज़रिए लगाएं, अर्बन फॉरेस्टेशन करें ताकि थोड़ी जगह पर ज़्यादा पौधे लगाएं। हमारा जो हर सीज़न में तकरीबन होता है कि हम 1 मिलियन या 1.5 मिलियन जो है वो नए एडिशन करते हैं पौधों की जो है अपने लाहौर शहर की हद तक। इस साल भी अब क्योंकि प्री मानसून बहुत जल्दी आगाज़ हो गया, हमारी ड्राइव शुरू हो चुकी है, मुख्तलिफ जगहों पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया। कहीं ना कहीं बात ये भी हो रही थी कि शहर में 2 करोड़ पौधे लगाने की, लेकिन क्या वो लगाए जा सकते हैं? पॉसिबिलिटी है इसकी? लेकिन ये 2 करोड़ उस वक्त लगाया जा सकते हैं जब तक कोई स्पेशल नए एरियाज हम डेवलप करें। एक ग्रीन मास्टर प्लान पे काम हो रहा है जिसमें हमें आउट ऑफ बॉक्स सोचना होगा। जो एग्जिस्टिंग प्लेसेस हैं उनके अंदर तो हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है 10 से 15 लाख। वो भी अभी हमने जैसे रिंग रोड के साइड्स हैं,
रेलवे की साइड पे कुछ जगह पड़ी हुई हैं और कुछ जो नहर के साथ हैं या कुछ जो वहीं पे ज़्यादा जगह मिलती है, हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन अगर हम 2 करोड़ की बात करें तो उसमें हमें फॉरेस्ट डेवलप करने पड़ेंगे, उस पर काम हो रहा है। ग्रीन मास्टर प्लान पे हमारे सेक्रेटरी साहब ने हमें डायरेक्शन दी थी, हम काम कर रहे हैं। अच्छा। उसमें ये सकता है कि लाहौर शहर के साइडों पे जो जगह खाली पड़ी, जैसे शाहदरा में एक फॉरेस्ट है ऑलरेडी, उसको एक्सटेंशन की जा सकती है। रिवर रावी के साथ की जा सकती है। इसी तरह सदर्न साइड पे जगह हैं, लेकिन उसके लिए शायद हमें कुछ रिवर रावी को तो वो शहर बनाने के चक्करों में और आप वहाँ पे फॉरेस्ट बना रहे हैं। नहीं, वो दोनों भी, हाँ वो है, लेकिन उसमें रूडा के जो अपना है मास्टर प्लान, उसके अंदर भी एक अर्बन फॉरेस्ट की गुंजाइश है। और लेकिन ये रूट जो पुराने हमारा एरिया है जो हमारी साइड पे है, उसमें गुंजाइश निकल सकती है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पौधों की बात करें, एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप रिंग बना दें सिटी के राउंड में, जिस तरह एक आपने बनाया रिंग रोड बनाया, इसी तरह एक फॉरेस्ट रिंग क्रिएट कर दें। अच्छा। तो वो फॉरेस्ट रिंग पे भी बात हो रही है कि उसमें फिर लाजमी बात है बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन होगा कि लैंड एक्वायर हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि सारी तो प्राइवेट लैंड है आसपास जो है। हाँ। तो असल मसला अब इसका शहर का जो है ना, वो जो थोड़ा मास्टर प्लानिंग में गड़बड़ हुई, वो जहाँ पर हमने अर्बन फॉरेस्ट की जगह नहीं छोड़ी, तो उस वजह से है। वरना पौधे 2 करोड़ लगाना भी जो 1 साल में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मसला स्पेसेस क्या है कि वो लैंड हमारे पास नहीं है, अर्बन एरिया के अंदर स्पेसेस नहीं है, हमें कोई थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जाके इस पे काम करना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या लगता है गोंदल साहब कि अगर हम लोग, ठीक है हम लोग पौधे लगा रहे हैं, दरख्त भी लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग फलदार पौधों की तरफ क्यों नहीं जाते, दरख्तों की तरफ क्यों नहीं जाते हैं हम लोग? जी बिल्कुल, ये एक ट्रेडिशनली रहा है। कुछ इंडिजिनस पे भी था हमारा कि हमें लोकल प्लांट्स लगाने चाहिए। अब हमारा तो तकरीबन ये जो होती है मॉनसून ड्राइव होती है, ये स्प्रिंग ड्राइव होती है, इसमें 100% लोकल होता है। उसकी शायद कुछ इकोनॉमिकल वजह भी है कि जी वो हमें सस्ता पड़ता है, एग्जॉटिक प्लांट्स बहुत महंगे होते हैं। दूसरा ये है कि फलदार भी अब हम तो लगा रहे हैं। जैसे एयरपोर्ट पे हमारे पास एक जगह अवेलेबल है, जो एयरपोर्ट से आप जब निकलते हैं राइट लेफ्ट पे जो जगह पड़ी है, वो सारी प्लांटेशन PHA ने की हुई है। अच्छा, ठीक है। सिविल एविएशन की बेसिकली जगह, लेकिन वहाँ पर प्लांटेशन हमने उस वक्त चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे, उनके हुक्म से की थी। तो अब उस जगह पर हमने बहुत से लोकल प्लांट लगाए हैं, अमरूद भी लगाए, इवन हमने ऑलिव भी लगाया वहाँ पर। जामन आपको नहर के आसपास बहुत नज़र आता है, इवन हम पहले बेचते भी थे, इसको ऑक्शन में भी ले जाते थे। तो अब ये हमारी बिल्कुल आपकी सही है इसमें ऑब्जर्वेशन कि हमें मैक्सिमम वो लगाने चाहिए, फलदार लगाने चाहिए, और दूसरा ये कि लोकल लगाने चाहिए। और ये हम इस पे तकरीबन 100% अब इस पे काम कर रहे हैं। तो मतलब आगे जितनी भी कैंपेनिंग होगी या ड्राइव शुरू होंगी तो वो लोकल लगाए जाएंगे? जी एग्जैक्टली, बिल्कुल 100% लोकल लगाए जाएंगे। अच्छा, वो इकोनॉमिकल भी होते हैं? इकोनॉमिकल भी है, उनका सर्वाइवल रेट भी बेहतर है। अगर आप एक्जॉटिक प्लांट लगा लेते हैं तो वो घर में तो चल जाता है, जहाँ पर या किसी ऐसी एक प्लेस में जो 24 घंटे जिसकी मॉनिटरिंग हो रही है। जो रोड साइड्स हैं या जो ऐसी पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पर वो लेवल ऑफ केयर तो नहीं किया जा सकता। तो एक्जॉटिक की केयर बहुत ज़्यादा होती है। तो लोकल जो है, क्योंकि वो इस कंडीशन से एक्लिमेटाइज हुआ होता है, तो वो उसका सर्वाइवल रेट भी बहुत अच्छा होता है। तो स्मॉग के लिए क्या इकदाम खास तौर पर PHA उठा रही है? बिकॉज सर्दियाँ आती हैं, हम देखते हैं कि स्मॉग की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। इवन दो कि गर्मियों में भी आजकल भी आप अगर बारिशें नहीं होती हैं तो आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो वो 100 अबव ही आ रहा है। तो वो भी मुज़रे सेहत ही है हमारे लिए कि गर्मियों में भी ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो ये तो फिर सर्दियों में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके हवाले से ख़ासतौर पर PHA क्या इनिशिएटिव्स ले रही है? जी देखिए, ये एक बड़ी मल्टी प्रोंग्ड किस्म की अप्रोच इसमें चाहिए और फाइट चाहिए, और जो कि तकरीबन शुरू हो गई है। फर्स्टली तो ये एक पंजाब गवर्नमेंट ने इसको एक एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया फॉर द होल ईयर। अभी ऐसा नहीं है कि सितंबर में हम उठेंगे और काम शुरू हो जाएगा। सीनियर मिनिस्टर जो है मरीम औरंगजेब साहबा, उनकी क़यादत में एक PND में पूरा सेल क्रिएट हो गया है। क्योंकि इसमें आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि तकरीबन 15 से 20 डिपार्टमेंट्स का काम है, जहाँ पर हमने मतलब ट्रांसपोर्ट का काम है कि वो देखे कि जी ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की फिटनेस और बाकी चीज़ें देखे। PHA का रोल उसमें सिर्फ ये आता है कि हम मैक्सिमम जो ग्रीन एरियाज जो पहले से हैं उनको सेव करें और नया जो मैक्सिमम प्लांटेशन है वो क्रिएट करें। वो एक पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी होगा, सारा मसला उससे हल नहीं होगा जब तक हम सोर्सेज मिटिगेट नहीं करते। हमें जो शहर के अंदर इंडस्ट्री है इसको रीलोकेट करना पड़ेगा जिस पे काम हो रहा है। हमें जितनी अर्बन ट्रांसपोर्ट है इसकी फ़िटनेस पे, उसमें फ्यूल क्वालिटी पे, इस पे काम करना होगा। कंजेशन जो है ट्रैफिक की मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, उसको सीधा करना होगा, क्योंकि अगर कंजेशन होती है तो पोल्यूशन बढ़ती है। फिर बाकी चीज़ें इसमें है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट उसको लीड कर रहा है और PND बल्कि उसको लीड कर रही है, और सारे उसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हमारा उसमें रोल यही है कि हम मैक्सिमम अर्बन फॉरेस्टेशन जो है वो करें। हम अपने ग्रीन मास्टर प्लान पे विद इन दैट एम्बिट काम कर रहे हैं, ताकि उसमें हम गवर्नमेंट को प्रेजेंट करें कि अगर एक रूटीन के हम काम करें तो ये इम्पैक्ट आएगा। और अगर हम थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचें, कुछ लाहौर के आसपास एक अर्बन फॉरेस्ट का रिंग क्रिएट करें, अर्बन फॉरेस्टेशन नई कुछ साइट लें, चाहे हमें उसमें प्राइवेट लैंड एक्विजिशन करनी पड़ती है, क्योंकि हमें देखना ये है कि कहाँ पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है। अब नॉर्थ में यहाँ देखें शहर के, तो यहाँ पर जो भाटी वाला एरिया या शाहदरा वाला, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है होती है स्मॉग और एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब होता है। इस तरह सदर्न साइड पे भी हमारी जो अनकंट्रोल्ड किस्म की हुई है अपना अर्बनाइजेशन, वहाँ पर अर्बन फॉरेस्ट नहीं छोड़े गए। सही। अब जो ट्रेडिशनल मॉडल था शहर बसाने का वो है जो मॉडल टाउन का है, जो गुलबर्ग है, जो समनाबाद का है।
जिसमें बहुत ज़्यादा एरिया रिजर्व किया जाता है फॉर ग्रीन बेल्ट, ठीक है ना जी। उसमें आप सेंटर मीडियन जोन, साइड मीडियन देखेंगे चौड़ी हैं, फिर अर्बन फॉरेस्ट हैं, अब बाग जनाब उसको क्रिएट किया गया, रेस कोर्स है। तो ये सारे इस किस्म के जो बड़े पार्क्स हैं, जो बड़ी अर्बन फॉरेस्टेशन हैं, वो जब साइट्स हम क्रिएट नहीं करेंगे जो जहाँ हम नई डेवलपमेंट कर रहे हैं, चाहे फिरोजपुर रोड के अलॉन्ग है, चाहे बाकी लेकिन ये तो फिर गौनत साहब, ये तो हमारे इदारों ने देखना है ना कि अगर नई डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, सोसाइटीज़ बन रही है या बाकी चीज़ें बन रही हैं, लैंड एक्विजिशन हो रही है, दी जा रही है ना, बेची जा रही है उन लोगों को प्राइवेट करने के लिए, तो ये हमारे इदारों ने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि वहाँ पे ग्रीन बेल्ट्स या ग्रीन एरिया भी उतना रखा जाए कि जिससे हमारा माहौल ख़राब ना हो। बाद में कह देना कि जी अब ये कंक्रीट का जंगल बन गया है या प्राइवेट लैंड हो गई है और सोसाइटीज़ बन गई हैं, अब हमारे पास ग्रीन एरिया रहा नहीं, तो ये तो फिर वहाँ पर भी तो नेग्लिजेंस आती है जब आप लैंड दे रहे होते हैं उन्हें। जी बिल्कुल, पॉलिसी फेलियर्स तो हुए हैं, तो बात इस लेवल तक पहुंचती है कि हम सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट उसमें ये हुआ है, दुनिया में बहुत से मुल्कों के साथ हुआ है। लंदन की अब होगा ग्रेट स्मॉग सबको होगी पता होगी। इस तरह रिसेंट पास में जो शंघाई में हुआ है, ये बीजिंग में इशू था, कलकत्ता में इशू था, तो उन लोगों ने फिर इसको फाइट बैक किया है। तो अब वो बात तो दुरुस्त है, अब लेकिन उस पर हम बैठे नहीं रह सकते कि जी ये क्यों हुआ। वो हुआ जब अगर हुआ है तो पॉलिसी उसमें फेलियर्स हुए हैं, बेसिकली मास्टर प्लानिंग के फेलियर्स हैं। कि हमने वो शहर अगर अर्बनाइजेशन करनी है, मैं सिर्फ उसके एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो वो जो है वो प्लानिंग बेसिक हमें इतनी होनी चाहिए थी कि उसके अंदर हम उसके शहर के लंग्स क्रिएट करते। हमने शहर क्रिएट कर दिया, उसके अंदर उसको सांस लेने के लिए जगह नहीं दी हमने। तो वो अगर आप वो जो एक होता है ना कि 7% एरिया छोड़ दिया जी, छोटे छोटे पार्क्स बना दिए जिस तरह अब नए मॉडर्न सोसाइटीज में बन रहे हैं, उसका तो फायदा ही नहीं है। वो डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं वहाँ पर, वो अगर उसका ट्री कवर आप देखें तो वो 1% भी नहीं बनता। तो हमें ये होता है कि बाहर जो प्लानिंग, अब लंदन में मैं पढ़ रहा था कि 25% जो है वो अर्बन फॉरेस्ट है, अर्बन कवर है लंदन सिटी में। अगर वहाँ हो सकता है जहाँ शायद दुनिया की सबसे महंगी ज़मीन है, तो यहाँ। लेकिन अब ये है कि एक तो इसमें दो इश्यूज हैं कि एक तो जो नई डेवलपमेंट हो रही है उसको थोड़ा देखा जाए कि मॉडिफाई कर लिया जाए थोड़ा सा, और एग्जिस्टिंग के अंदर बहुत सी टेक्निक्स हैं जो हमें यूज़ करनी पड़ेंगी और जो अब स्टार्ट होगा, जिस पे काम है, क्योंकि अब इमरजेंसी सिचुएशन है, 400 AQI जब जाता है तो तमाम गवर्नमेंट के इदारे इस पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस साल बहुत बेहतरी होगी क्योंकि काम शुरू हो चुका है। अब जैसे आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने एक ग्रीन जो मास्टर प्लान बनाया है PHA ने, तो उसके ऊपर कब से वर्किंग होगी, कब का जो है वो डेडलाइन दी गई है आप लोगों को कि तब तक ये मुकम्मल हो लिया जाए? देखिए उस पर अभी तो उसकी हमने तकरीबन जो फाइनलाइज कर लिया है, उसमें 2-3 किस्म की स्ट्रेटजीज होंगी। एक तो शॉर्ट टर्म है जो अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर हम रह के कर सकते हैं कि वहाँ पर हम कितनी ज़्यादा जो नई अर्बन फॉरेस्टेशन साइट्स क्रिएट कर सकते हैं। रेलवेज़ के साथ वाली जगह पड़ी है, इस पर बड़े अरसे से काम होना है और अभी इसमें हम शुरू करेंगे। कोटलखपत साइड पे कुछ डेवलपमेंट हुई भी थी, तो रिंग रोड के साथ साथ कुछ स्पेसेस पड़ी हैं जिनको लास्ट ईयर भी हमने डेवलप किया महमूद बूटी, क्योंकि ये एरिया जो ख़ास तौर पर महमूद बूटी वाला है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ये इशू है इसका स्मॉग का भी, पोल्यूशन का भी। तो उसमें कुछ उसमें लॉन्ग टर्म है जिसमें हमें लाजमी बात है गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा और शायद वो बड़े पॉलिसी डिसीजंस हैं कि जहाँ पर हमें एग्जिस्टिंग जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ के अंदर कुछ स्पेसेस क्रिएट करनी पड़ेंगी। अच्छा। अगर हमने उस सर्वाइवल मोड में जाना है तो वो हम प्रेजेंट कर देंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म पे तो इसी साल इंशाल्लाह इसी साल शुरू हो जाएगा। दूसरा, मेवाकी जंगलात जो लगाए गए थे, फॉरेस्ट लगाए गए थे, उनकी क्या सूरत हाल है, उनकी डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची है? जी 52 हमारे पास मेवाकी फॉरेस्ट हैं और वो मोस्टली अर्बन एरिया के अंदर हैं। वो एक अच्छी टेक्निक थी कि थोड़े जगह पे ज़्यादा प्लांट्स लगा लें और फिर दूसरा ये है कि वो 3 साल के बाद जो है उनको ज़्यादा मेंटेनेंस या केयर की ज़रूरत नहीं रहती। तो वो बिल्कुल सही हालत में है। वो मोस्टली हमारी मेन मार्केट्स में लगे हुए हैं, लिबर्टी के अंदर है, शादमान के अंदर है, रेस कोर्स में है और गुलबर्ग के जो पार्क्स हैं इनके अंदर हैं। तो वो अब उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहाँ पर वो अब सेल्फ सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं। 3 साल के बाद उनको, और वो बिल्कुल ठीक हालत में है और वो घने जंगल मतलब वो दरख्त की शक्ल बन गए। बिल्कुल जी, आप रेस कोर्स के अंदर लगा हुआ, आप उसके अंदर जाएं तो आप गुजरने के लिए रास्ता बनाना पड़ता है और प्लस उसके अंदर टेम्परेचर जो है, अगर बाहर पार्क में भी फिर रहे हो और पार्क का टेम्परेचर वैसे भी कंपैरेटिवली कम होता है तो वो फील होता है बाकायदा अंदर जाके। लिबर्टी जो पुरानी पार्किंग के अंदर जो एक जगह बनी हुई है वहाँ पर है, तो वो बिल्कुल ठीक हालत में है। फर्दर हम उनके लिए जगह देख रहे हैं कि कहाँ पर। और फर्दर भी जो प्लांटेशन की जाएगी, जो शॉर्ट टर्म आप निकाले, तो वो इसी टेक्निक के थ्रू मेवाकी जंगलात लगाए जाएंगे या कुछ और भी लगाया जाएगा? मेवाकी थोड़ा कॉस्टली भी है। अच्छा। तो उसको हम मेवाकी भी होगा। अर्बन फॉरेस्ट की दूसरी टेक्निक ये होती है कि हम मेवाकी पे ना जाएं लेकिन बहुत जो है क्लोज डिस्टेंस पे जो है पौधे लगाएं, जिस तरह हमने वहाँ पर एयरपोर्ट पे कर रहे हैं और या महमूद बूटी वगैरह में किया है। तो वो मिक्स मॉडल होगा
और कुछ अगर खाली जगह खुली होती हैं जैसे नहर के साथ साथ, तो फिर जहाँ पर स्पेसेस अवेलेबल हैं उसमें हम गैप फिलिंग जिसको कहते हैं, क्योंकि नहर पे अगर आप जाएँ तो सिर्फ जो है मतलब ठोकर वाली साइड पे तो काफ़ी फील्ड है, लेकिन अगर ऊपर BRB वाली साइड पे जाएँ तो वहाँ हमें हर साल गुंजाइश निकल आती है कोई 80,000 1 लाख प्लांट लगाने की। तो वो मुख्तलिफ टेक्निक्स मिक्स करके ही उस पर की जाती है। तो ये मानसून का मौसम चल रहा है, तो इसमें आप लोग प्लांटेशन कर रहे हैं कि नहीं? जी, हमारी ड्राइव शुरू हो चुकी है इस दफ़ा, जो तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं, क्योंकि प्री मानसून आ गया था और वेदर जो है वेरी सूटेबल प्लांटेशन के लिए, तो हमारा काम शुरू हो चुका है। अब तक तकरीबन हम 2 लाख पौधा लगा चुके हैं और बाकी इंशाल्लाह इसी महीने में हमारी टारगेट जो है वो यही है कि 15 अगस्त तक हम इसको कंप्लीट कर लें। अच्छा, इसको कंप्लीट कर लें। तो ये ग्रीन बेल्ट्स की और बाकी चीज़ों की जो ब्यूटिफिकेशन होती है वो भी PHA के पास ही होती है, तो उसके ऊपर भी काम हो रहा है या ये अगस्त के महीने में स्टार्ट होगा जब हमारी आज़ादी ये तो एक परमानेंट फीचर है जी हमारा, जो हमारे पास तकरीबन पार्क्स हैं, अराउंड 800 to 900 पार्क्स हैं छोटे बड़े, उनकी मेंटेनेंस हो या जो आपकी ये ग्रीन बेल्ट्स हैं, सेंटर मीडियन जोन, साइड मीडियन जोन, ये सारी तो हमारा एक रेगुलर फीचर है और वो सारा हम ही मेंटेन करते हैं। और ये एक बहुत लंबी एक है, तकरीबन हज़ारों किलोमीटर में बन जाती है अगर इसको काउंट हम करें तो पूरे शहर में। तो वो क्योंकि हमारे टाउन्स हैं मुख्तलिफ, हमने अपने आगे डिवीजन्स की हुई हैं, तो वो अकॉर्डिंगली पूरा साल इसको करते रहते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। अगर इसको 10 दिन भी मेंटेन ना करें तो जो पीछे हीट वेव चली है वो इतनी स्ट्रांग थी कि उसमें तो इवन दरख्त जलना शुरू हो गए थे। अच्छा। तो अगर आप प्लांट्स की या फ्लावर्स की बात करें तो वो उनका सर्वाइवल तो बहुत मुश्किल है अगर आप उसकी रेगुलर केयर नहीं करते। तो उसमें उसकी जो है प्रॉपर ट्रिमिंग वगैरह, वाटरिंग, भी सारा कुछ रेगुलर चलता रहता है, वो रेगुलर चल रहा होता है। अगर रेगुलरली उन्हें ना देखा जाए, मेंटेन ना किया जाए तो वो ख़राब सूरत हाल भी इख्तियार कर सकते हैं। हमारे साथ सफ़ीउल्लाह गोंदल साहब मौजूद थे, एडिशनल DG हैं PHA के। गोंदल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और PHA के हवाले से ख़ासतौर पर हमने बात की है कि वो किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के हवाले से। इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।